ये है रेडियो स्पाइस बॉक्स, पूरे शिकागो में वर्ल्ड फेमस। जी हाँ, फुल टू स्पाइसी शोज ओनली ऑन रेडियो स्पाइस बॉक्स। कहते हैं कहानियां मन का दर्पण होती हैं। एक ऐसी कोशिश लेके आया रेडियो स्पाइस बॉक्स, एक ट्रिब्यूट उन सभी महान राइटर्स को जिनकी कहानियों और शॉर्ट स्टोरीज ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर छोड़ी है एक गहरी छाप। एक सेलिब्रेशन सिर्फ वर्ल्ड फेमस ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी की सिलेक्टेड राइटर्स की कहानियां भी रेडी है इस महासागर में गोते लगाने को। सुनना ना भूले हर रविवार विद शिखा वार्ष्णेय, कथा सागर, शिकागो सुबह 9 बजे, इंडिया शाम 7:30 बजे और यूके दोपहर 2 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो स्पाइस बॉक्स पर। आप सुन रहे हैं रेडियो स्पाइस बॉक्स। जी हाँ, 7 दिन 24 घंटे आप ही के लिए, क्योंकि हमें और कुछ काम ही नहीं है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं दुनिया भर की चुनिंदा कहानियों का कार्यक्रम कथा सागर। आइए देखते हैं शिखा वार्ष्णेय जी आज कौन सी कहानी आपके लिए लेकर आई हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज कथा सागर में हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्नेश्वर जी की कहानी निर्मनु। पटना निवासी रत्नेश्वर लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक स्थापित नाम है। वे प्रोग्रामर और संपादक के रूप में करीब 27 साल से काम कर रहे हैं। रत्नेश्वर जी सलाहकार के रूप में कई कॉरपोरेट हाउस से भी जुड़े हैं। रत्नेश्वर जी ने कई किताबें लिखी हैं और उन पर बहुत से पुरस्कार और सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं रत्नेश्वर जी की बेहद खूबसूरत कहानी निर्मनु। तो दोस्तों, ये था लेखक परिचय। आइए अब करते हैं कहानी की शुरुआत। ध्यान से सुनिए कथा सागर। कड़कड़ कड़कड़ गड़गड़ गड़गड़ आसमान जैसे टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो, अणु परमाणुओं में विभक्त हो, विस्फोटक आकृति अख्तियार कर हिरोशिमा और नागासाकी की तरह धरती को बंध्या बनाने पर तुल गया हो। अमावस्या की स्याह घनेरी रात, बादलों की तुमुल गर्जन के मध्य बिजली का कौंधना, लगता जैसे कि भयावह निशा की कोख को कोई भीमकाय दैत्य अपने विष दंतों और तीक्ष्ण नाखूनों से पूरे शरीर को शत विक्षत करने को आतुर है। सू सू हु चकर गिन्नी की तरह दक्षिण कोना से उठता बवंडर गर्द गुबार उड़ाता दरख्तों की शाखाओं को पूरी ताकत से मरोड़ने में लगा है। तभी टप टप ओलों की बौछार, झमाझम मूसलाधार वृष्टि, पल पल परिवर्तित होती विनाशकारी स्थितियां अशुभ की संभावनाओं की ओर साफ संकेत कर रही थी। बिजली और टेलीफोन के खंभों का उखड़ना, वृक्षों का धराशायी होना, मकानों का भंसना, परिंदों का फड़फड़ाना, पशुओं का चीखना चिंघाड़ना, आम आवाम की चिल्लपों रोदन क्रदन, आवाजें धमाके, हर किस्म की हर मील की ध्वनियां, सब दूसरे में गडमड हो, लगता मानो मरघट में प्रेत तांडव मचा हो।
सृष्टि संरचना के लिए कहीं नए सिरे से मनु को एक बार फिर न अवतरित होना पड़ जाए। कई मंजिली इमारत के किसी एक तल्ले के भीतरी प्रकोष्ठ में उग्र प्रकृति के इस विध्वंसकारी लीला का तनिक भी प्रभाव नहीं था। डॉक्टर पी महतो अपने एसी अनुसंधान कक्ष में अर्धचंद्राकार मेज पर सजाए आधे दर्जन कंप्यूटरों के वृत्त में मोटे फ्रेम में जड़े थिक ग्लास के भीतर से अपना पारदर्शी चक्षु गड़ाए शनि शनि उभरते परिवर्तित होते चित्रबिंबों के ढूंढ को गहरी निगाह से देख रहे थे। आभा से दीप ओजपूर्ण डॉक्टर महतो के चेहरे ने खुद में एक कंप्यूटर का स्वरूप ले लिया था, जिसकी स्क्रीन पर पल पल तिरोहित होती आड़ी तिरछी रेखाएं एक पिरामिड की शक्ल अख्तियार करती जा रही थी। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था गो कि उनकी आंखों की रेटिना के पीछे जो ग्रहण है, जहां से मन संचालित होता है, प्रज्ञा को नई दिशा मिलती है, तरल स्निग्ध पदार्थों से रिक्त हो गया हो। एक किस्म का वैक्यूम और उसमें हादसा उदासी कुंठा के तत्व पसर गए हैं। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि के ज्वार भाटे में ऊब चुभ होता खोखले अहम के बोध से पूर्णता निसंग, अत्यधिक उत्सुक प्रफुल्लित पर भयातुर प्रकंपित। सहसा कंप्यूटर के स्क्रीन पर मानो एक दृश्य उभरता है, ताड़ खजूर जैसी लंबी एक आदम आकृति, धीमे फिर तीव्र गति से आगे बढ़ती, ठप 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 उठते गिरते पैरों की वजनदार आहट स्क्रीन पर भगदड़ मच जाती है। भागो भागो जन समूह में आपाधापी बधावासी, प्रयाग के कुंभ मेले में जैसे नंग धड़ंग नागा साधुओं का हुजूम टूट पड़ा हो। भागो भागो निर्मनु आया, भागो भागो। 10-11 फीट का कुछ उससे भी ज्यादा लंबा तगड़ा आदमजात आदमी की नई नस्ल, देवी सृजन के मान्य मूल्यों प्रकृति प्रदत्त परंपराओं को खंडित करता हुआ एक नया आदमी नव यक्ष प्रश्नों के साथ फौजी पोशाक में बाजार में उतर आता है। कंप्यूटर का स्क्रीन मानो 70 mm में परिवर्तित हो जाता है। वह दैत्याकार जीव सब्जी मंडी से टोकरा का टोकरा टमाटर उठाकर अपने अजगर जबड़े में डाल ही नहीं रहा है, भकोस रहा है। लगता है गो कि पूरे बाजार को मिनटों में निकल जाएगा। लो, वह सड़क पर उतर आया है और तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ता हुआ दौड़ता हुआ सृष्टि संरचना को चुनौती दे रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है। आंधी और पानी का प्रलयंकारी कहर पूर्ववत बरकरार है। शहर से कोसों दूर आमरी में बहुत सारे दरख्त धराशायी हो चुके हैं। इसी के एक हिस्से में मनी माँ की झमाट वट तरु के नीचे खरपतवार से निर्मित और वट की लटकती झूलती शाखाओं से घिरा स्थान है, जो मुकम्मल साबित बचा है। यानी प्राकृतिक प्रकोप से वट वृक्ष और उसकी जड़वत शाखाओं ने मनीमा स्थान को पूरी तरह से बचा रखा है। कहा सुना जाता है कि मनीमा आमरी की एक शूद्र बांझ महिला थी। उनके बांझपन के कारण उनका पति उन्हें छोड़कर दूसरा ब्याह कर दिया था। नवरात्र नवमी की एक रात जब मनीमा दिन का बचा भात खाकर लेट चुकी थी और सोने के क्रम में थी, तभी किसी नवजात शिशु का रुदन क्रदन सुन वह अचानक उठ बैठी। हल्की नींद में किंचित गतिरोध को लेकर थोड़ा भिन्नाई भी, पर लगातार रोने की आवाज से वह स्थिर न रह सकी और घर से बाहर निकलकर देखा। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वह वापस आ गई।
और लालटेन की बत्ती को थोड़ा तेज कर कृदन की तरफ बढ़ी। सहसा उन्हें लगा जैसे साड़ी के फटे टुकड़े में लिपटा एक शिशु आम के पेड़ के नीचे कृदन कर रहा है। उसकी घिघी बंध रही थी। लालटेन वहीं रखकर दोनों हाथों से मनीमा ने उस शिशु को उठा लिया और अंक में भर लिया। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह बालक तुरत का पैदा हुआ है। लोक लाज के कारण इसकी मां उसे अपने से अलग कर यहाँ छोड़ गई है। ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे मनीमा ने पाला और उसका नाम प्रमोद रख दिया। पहले ही दिन से उसके मन में उस बच्चे के प्रति ममता जगने लगी थी, जो बांझ होने के कारण सूख सी गई थी। कई वर्षों बाद एक दिन खेलते समय प्रमोद को किसी विषधर ने काटा था। आनन फानन में मनीमा अपने मुंह से कटे हुए स्थान को चूसकर उसका विष निकालने लगी थी। इसी हड़बड़ी में पहला घूंट उसके कंठ के भीतर चला गया था। प्रमोद तो बच गया था, पर मनी ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया था। तभी से हर मां अपने बच्चे की रक्षा और उसकी खुशहाली के लिए मनीमा की स्मृति में नामित स्थान पर बनी मिट्टी के पिंड पर फूल चढ़ाती है, दुआएं मांगती है। सर, गीता कबडिया ने डॉक्टर पी मेहता को जैसे मोह निद्रा से जगा दिया था। कंप्यूटर से नजरें हटाकर गीता की ओर देखा था और फिर डॉक्टर मेहतो ने पूछा था, क्या है? सर की ठहरी हुई सी आंखें चेहरे पर फीकी होती उत्साह की चमक से गीता को महसूस हुआ कि सर किसी संदर्भ के उतार चढ़ाव पर हैं। सर, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अब तक के सारे कैलकुलेशन ठीक हैं सर। पर डॉक्टर पी महतो का कोई जवाब नहीं मिलने पर गीता ने उनके चेहरे को पढ़ते हुए थोड़ा तेज स्वर में पूछा, सर कोई प्रॉब्लम है क्या? अचकचाकर पी महतो ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उनके माथे पर खिंची लकीरें यह साफ संकेत दे रही थी कि वे किसी सवाल की आड़ी तिरछी रेखाओं के उलझाव में हैं। डॉक्टर महतो थोड़ी धीमी आवाज में सहज होने की कोशिश करने लगे और उसी सहज होने की कोशिश में उन्होंने कहा, गीता, आज मैं सचमुच अत्यधिक तनाव महसूस कर रहा हूँ। आज जिस सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या वह वाकई सफलता है? चकित रह गई थी गीता। क्या ये वही सर हैं जिन्होंने हम सबको जीवन के इस एक उद्देश्य के लिए समर्पित करा दिया था कि जीवन है तो अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ, अंधेरा। इन पंक्तियों के वक्ता आज सफलता असफलता की भूल भुलैयाई डोर पर झूल रहे हैं। उसी विश्वास को हनुमानी याद दिलाने के लिए गीता ने कहा, सर, आज से 16 साल पहले भारतीय मनु अनुसंधान परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। इस 16 वर्षों की कड़ी मेहनत और उत्साह का फल है कि हम निर्मनु के जन्म से चंद घंटे दूर रह गए हैं। इससे पहले आपने जीन पर विजय पाकर दुनिया में फैली बीमारियों पर काबू पाने का नायाब तोहफा दिया था। इसके कारण नोबेल प्राइज देकर दुनिया ने आपको हाथों हाथ उठाया। आज दुनिया को एक और बड़ा तोहफा जीता जागता कंप्यूटर दे रहे हैं आप, जो सचमुच का आदमी है। पता नहीं, पर मैं अपनी इस जीत में हार की गंध महसूस कर रहा हूँ। निर्मनु का जन्म आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से प्रकृति के विरुद्ध है। यह बच्चा स्वयं निर्वंश रहेगा। निराशा भरे शब्द बरबस निकल रहे थे डॉक्टर के मुख से। बीच में ही गीता ने डॉक्टर महतो की बात काटते हुए उन्हें निराशा की निद्रा से जगाने की कोशिश की। पर सर, इस तरह के प्रयोग पहले
फलों और सब्जियों पर तो हो ही चुके हैं। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने बढ़ती जनसंख्या के कारण संकर बीज तैयार किया, क्योंकि श्रुति, कृति और स्मृति से जो खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन होता था, उससे इस आबादी का पेट भरना मुश्किल था। हाँ, यह तो सही था। जब नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं के संकर बीज का निर्माण किया, फिर धान में ताइचुर नेटिव किस्म का निर्माण हुआ, पर निर्बीज के प्रयोग ने मूल बीज को समाप्त करने की कोशिश की। जीन बैंक बना दिया गया। हाँ, बीज उसमें सुरक्षित संरक्षित जरूर होंगे, पर वैसे ही जैसे हमें सेक्स संभोग से वंचित कर दिया जाए और जीन बैंक में हमारे बीज सुरक्षित कर दिए जाए। हमारी जगह निर्मनु मुख्य भूमिका में हो और यह दुनिया उसी की हो जाए। गीता को लगा जैसे आज ये कबीरदास की उल्टी वाणी कहां से फूट पड़ी। कल तक जो आदमी सिर्फ उत्साह की बातें करता था, आज वह निराशा भरी बातें क्यों कर रहा है। सहसा उसके सामने दीपक की डायरी का वह पन्ना फड़फड़ाने लगा था, जिसे उसने चुपके से 17 साल पहले पढ़ा था। ऊटी की सैर करते हुए जो शाश्वत चीज मुझे मिली, वह थी एक ऊंचाई से सीधे 5200 फीट गहराई देखना। मोटी दीवार की ओट से जैसे ही गर्दन निकालकर नीचे देखने की कोशिश की थी, चक्कर सा आ गया था और मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया था। फिर दूर सामने पहाड़ियों को देखकर आंखों को थोड़ी राहत दी थी। तभी मेरे मन में यह सवाल आया, क्या सभी ऊंचाइयों से गहराई या नीचे देखने पर ऐसा ही भय महसूस होता है? क्या किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे देखना इतना भयावह है? दीपक की डायरी के अभी कुछ और पन्ने फड़फड़ाते की तभी डॉक्टर शिवशंकर की आवाज से गीता हड़बड़ा गई। शिवशंकर थोड़ा तेज स्वर में ही बोल रहा था। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आज तो जश्न का दिन है, सफलता का दिन है, हमारे जीवन के उत्कर्ष की प्राप्ति का दिन है। एक ऐसे आदमी के जन्म की कहानी शुरू होगी जो स्वयं निर्वंश रहेगा, पर वह साधारण मनुष्य से कई गुना अधिक ताकतवर, तीक्ष्ण बुद्धि से संपन्न एवं फुर्तीला होगा। फिर उसके सेल से ही कोलोन बनाया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण आप पहले ही कर चुके हैं। कोलोन से भी सिर्फ निर्मनु ही पैदा होंगे। इससे जनसंख्या नियंत्रित रहेगी और हम उसका प्रयोग दुनिया के हर क्षेत्र में मनुष्य सभ्यता के विकास के लिए कर सकेंगे। पर शिवशंकर, एक दिन सामान्य मनुष्य के हाथ से सत्ता भी जाती रहेगी। मनुष्य के बीज को सुरक्षित रखने के लिए जीन बैंक बनाए जाएंगे। तब सारी संवेदना, माता की ममता, उसका वात्सल्य, ढाई आखिर प्रेम का समन्वय और सौहार्द सब व्यर्थ सा हो जाएगा। बाल लीलाएं और युवा प्रेम ऐतिहासिक संस्कृति बनकर रह जाएंगे। गीता अपना धैर्य खोने लगी थी। थोड़ा तेज स्वर में उसने कहा, सर, आज यह विचार करना उचित नहीं है। मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य 16 वर्ष इस अनुसंधान परिषद को दिए हैं। इसके लिए मैंने दीपक को छोड़ा और जैसे इसी से प्रेम किया और इसी से विवाह। मैं इसे मनुष्य का विकसित रूप मानती हूँ और सफलतापूर्वक निर्मनु के जन्म की कामना करती हूँ। गीता, तुम मेरे सवाल से इतना उत्तेजित हो रही हो तो सोचो मेरी मनस्थिति कैसी रहेगी। शायद तुम नहीं जानती, अणुबम के जन्म के समय भी मनुष्य के विकास की ही बात हुई थी, पर उसने हिरोशिमा में जो तांडव किया उसे देखने वाला भी वहां कोई नहीं बचा था। न जाने अभी कितने हिरोशिमा बनेंगे। कंप्यूटर के विकास के बाद मनुष्य की क्रियाशीलता व बुद्धिमत्ता क्षीण होने लगी।
कंप्यूटर के पास तो अपना दिमाग और सजीव काया नहीं थी, पर निर्मनु के पास अपना दिमाग भी है और काया भी। निर्मनु का जन्म मुझे अब खतरनाक दिखने लगा है। उसकी जन्म मृत्यु बुद्धि किसी के वश में नहीं होगी। भले ही प्रकृति से लड़ने की क्षमता उसमें सामान्य मनुष्य से कम होगी और वायरस से अत्यधिक प्रभावित होकर वह नष्ट होगा। राजधानी का वातावरण बिल्कुल शांत। आकाश में छितराए बादल थे और वैसी ही छितराई थी संसद, जहां सदस्य बहस मजाक और हंगामे में तल्लीन थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा टमाटर कैसे? तरकारी वाले ने कहा 1100 रुपए। और कद्दू? 920 रुपए किलो। कुछ कम ने साहब, 870 का उठाव है। ठीक है, कद्दू और टमाटर 100 ग्राम दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह संसद के समय का दुरुपयोग है। मुझे बोलने नहीं। हाँ, बोलने। आप जीन, अंध, अभी, खतरा, कृपया, बीज, अस्तित्व, शांत, प्लीज प्लीज, कृपया शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, तरकारी वाला ज्यादा तरकारी लेने की जिद कर रहा था, पर मैंने कहा कि हम 3 प्राणी हैं, ज्यादा क्या करेंगे? दूसरे दिन ही तरकारी गलकर खराब हो जाती है। भला 3 किलो वजन वाला टमाटर हम क्या करेंगे? इधर भारतीय मनु अनुसंधान परिषद में डॉक्टर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए थे। उनका अपना पूरा जीवन व्यर्थ और निराशा से भरा हुआ लगने लगा था। तब तक वहां डॉक्टर रामास्वामी भी आ गए और उसने सूचना दी कि बस चंद मिनटों में उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, इसलिए सभी वहां हॉल में चले। वह हॉल पूरी तरह पैक था। दरवाजों और खिड़कियों पर एयर टाइट रबर लगा हुआ था। चारों तरफ लकड़ी के रैकनुमा टेबल बने थे। पूरे हॉल के बीचों बीच एक बड़ा टेबल रखा हुआ था, जिस पर 4 फीट बाय 6 फीट की एक आयताकार परखनली रखी हुई थी। उस परखनली का ऊपरी हिस्सा विशेष सुरक्षित रबर से कसा गया था। उसके अंदर गर्भ जैसा दृश्य था। उसमें एक बच्चा अपने पूरे आकार में था। उसकी आंखें बंद थीं, पर वह बच्चा अन्य नवजात बच्चों की तरह नहीं था। उसकी उंगलियां भी उतनी नन्ही और कोमल नहीं थीं। वह पूरी तरह से स्थिर पड़ा हुआ था। कभी कभी थोड़ी बहुत हलचल उसके पैरों और उंगलियों में हो जाती थी। उसकी कुल लंबाई 3 फीट से कम न होगी। तभी डॉक्टर पी महतो ने अपनी सहायिका गीता कबडिया को इशारा किया और ठीक उसी समय 99, 98 की गिनती शुरू हो गई। कंप्यूटर पर ज्यों-ज्यों वह क्रम एक की ओर बढ़ रहा था, सबकी सांसें अटकती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे में कोई जिंदा आदमी ही न हो। सब के सब अलग अलग एक्शन के बुत। पर उस उल्टी गिनती ने डॉक्टर पी महतो को उनके अपने जीवन की सीधी गिनती शुरू कर दी। बचपन के कई चित्र स्वतः उभरकर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। माँ की धुंधली आकृति, भरा पूरा गोल मुंह, भव्य ललाट पर गहरी लकीरें। लगता मानो ग्लोब पर कई राष्ट्रों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर ठहर गई हों। स्नेह और ममता के अजस सोते जैसे किसी चट्टान को चीर कर फूट पड़े हों। पर उस जलस्राव में नहाती भुटकुन चाची के स्वर ने उसे एक पल के लिए झकझोर कर रख दिया। बेटा, ऐसी औरत दुनिया में विरले मिलती है। मनी को अपना बच्चा तो नहीं हुआ, पर पति ने भी उसे त्याग दिया था, एकदम अकेली। पूरा जीवन ही उसे फिजूल लगता।
अपनी खुद की छाया से भयभीत रहती। गांव की कोई भी औरत अपने बच्चे को उसके पास भूल से भी फटकने नहीं देती। उसे भी किसी बच्चे के प्रति कभी कोई मोह न हुआ। पर तू क्या मिल गया, उसकी चट्टानी छाती में मानो दूध उतर आया। वह बावली सी हो गई थी, जाने कहां का धन पा गई हो। कोई सगी माँ भी वैसी दीवानी नहीं होती। कौन जाने वह तेरे ही इंतजार में जिंदगी ढो रही थी। सोचती हूँ कि कोई माँ तन के टुकड़े को तराश कर कूड़े में फेंक देती है और कोई बावली हो सुध-बुध खो देती है। एक सबकी सांसें थम गई। धीरे धीरे परखनली का ऊपरी शिरा उठने लगा। जब वह 90 डिग्री पर आकर ठहर गया, तभी जोरों की हंसी के साथ समस्त सृष्टि को खंडित करने जैसा अट्टहास गूंज उठा। यह बच्चा आम बच्चों की तरह रोने की बजाय जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। डॉक्टर महतो की तंद्रा भंग हुई, पर उनके मुंह से अनायास शब्द फूट पड़े। ओ मां! हाल में उपस्थित सभी वैज्ञानिकों ने खुशी का इजहार करते हुए तालियां बजाई। गीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े, पर डॉक्टर पी महतो दूर, बहुत दूर, कहीं शून्य में आइंस्टीन की मुस्कुराहट तलाशने में लीन। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसे आप मेरे यानी शिखा वार्ष्णेय के साथ सुन रहे थे रेडियो स्पाइस बॉक्स पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव हमें रेडियो स्पाइस बॉक्स के फेसबुक पेज पर भी भेज सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा। अब अगले रविवार फिर मिलेंगे इसी समय एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वाह, रेडियो स्पाइस बॉक्स सुनने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, खट्टे मीठे और तीखे म्यूजिकल जायकों से भरपूर रेडियो स्पाइस बॉक्स। लॉग ऑन टू www.radiospicebox.com।